नमस्कार। अ, थोड़ी मेरी संदेहात्मक स्थिति हो गई थी इसके पहले जो सेशन था उसमें। मुझे लगा कि मुझे मेरा वक्तव्य तभी देना है और इसलिए मैंने शुरू किया था। तो अभी चूँकि कुछ मुद्दे मैंने ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ मैं, थोड़े मैं इस स्लाइड्स में से थोड़े स्किप करके आगे चलूँगी। और मुझे पता है कि सब लोग अभी भोजन काल की प्रतीक्षा में है, तो समय भी नहीं लूँगी। यहाँ मेरा मुख्य जो बिंदु मैं बताने जा रही हूँ वो है, यदि हम कोई डिप्लोमा वगैरह शुरू करना चाहते हैं कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स को लेकर, अथवा भारतीय भाषा शास्त्र को हमें यदि आजकल जो एनईपी की जो व्यवस्था है उसमें हम ये सोच रहे हैं कि भाषा शास्त्र में भी पाणिनीय या भारतीय भाषा शास्त्र के का लगभग 25 या 30% अंश होना चाहिए। दूसरी बात यह है, जैसे इसके पहले भी बताया गया था, प्रोफेसर संगल जी ने बताया कि भाषा का ज्ञान जो है, किसी भी शास्त्र का ज्ञान होने के लिए भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स विद्यार्थियों को शुरू से पढ़ाने जाने चाहिए, उसके बारे में एक मैंने सूची तैयार की है। पर्पस में मैं अभी नहीं जाऊंगी, रक्षा हुआ आगम के बारे में मैंने बताया था। तो यहाँ 5 अलग-अलग स्तर के बारे में हमें विद्यार्थियों को थोड़ा हम बता सकते हैं। फोनिम लेवल पे, मॉर्फोलॉजिकल, सिंटैक्स या सेंटेंस लेवल, सिमेंटिक लेवल और डिस्कोर्स लेवल। अभी बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेसर संपदानंद मिश्र ने जो बात कही है, वो फोनिम और सिमेंटिक्स को कैसे जोड़ना उसके बारे में बात कही है। और उसमें थोड़ी देर के बाद मैं उसमें आऊंगी। एक बिंदु जो प्रोफेसर राजीव संगल ने भी जिसका उल्लेख किया था, वो है शब्द सूत्र को लेकर। तो उसमें थोड़ी देर में मैं आती हूँ। तो ये यद्यपि अलग-अलग लेवल यहाँ है, परंतु इन सभी स्तरों में एक दूसरे में इनका संबंध है। और जैसे फोनीम और सिमेंटिक्स लेवल में संबंध बताया गया, वैसे फोनीम्स, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स सभी एक दूसरे से संबंधित है। तो ऐसा नहीं कि ये अलग-अलग स्तर है, परंतु हर स्तर में कौन-कौन से मुख्य बिंदु जिनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए विद्यार्थियों को पढ़ाते समय, या यदि हम सिलेबस का निर्माण करते हैं तो उसमें क्या पढ़ाना चाहिए, उसकी एक सूची मैंने बनाई है। तो शिक्षा शास्त्र में वर्ण का स्थान, उच्चारण स्थान, प्रयत्न, करण, इनका ज्ञान होना चाहिए विद्यार्थियों को। यदि ये ज्ञान अच्छी तरह से है तो उनका जो उच्चारण है भाषा का, वो भी ठीक होगा, और इसलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है इनका ज्ञान। दूसरा जो है शब्द स्तर पे, विभक्ति के स्तर पर। और यहाँ जैसे मैंने पिछली बार भी कहा, इसके पूर्व कहा, विभक्ति का जो उपयोग है वो शब्दों के बीच का संबंध बताने के लिए होता है। अब भारतीय भाषाओं में विभक्ति का प्रयोग होता है। कुछ भाषाएं जैसे अंग्रेजी जैसी भाषाएं केवल विभक्ति ही नहीं, उनके यहाँ भी प्रीपोजिशंस होते हैं, परंतु प्रीपोजिशंस के अलावा वो पोजीशन का भी उपयोग करते हैं रिलेशंस मार्क करने के लिए। उसको हम एक्सटेंडेड विभक्ति कह सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों को डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी यानी शब्द निर्माण
कैसे नए शब्दों का निर्माण कैसे होता है, उसकी जो प्रक्रिया पाणिनि ने बताई है, उसका भी ज्ञान होना जरूरी है। उसमें मैंने केवल समास एक ही लिखा है, परंतु बाकी जो है कृत, तद्धित, सनादि, ये सब विविध वृत्तियां जो है, उनमें अर्थ का निर्धारण कैसे होता है, प्रत्येक जो सफिक्स है उसका अर्थ क्या है, प्रत्ययों का अर्थ क्या है, प्रकृति का अर्थ क्या है, ये सब यदि विद्यार्थियों को पता है तो वो स्वयं शब्द का अर्थ निष्पन्न कर सकते हैं। और इसलिए विद्यार्थियों को वहां तक हमें ले जाना है, और केवल संस्कृत के लिए नहीं, मातृभाषाओं के प्रति भी ये जागरूकता उनमें आनी चाहिए, ये सतर्कता, वो अलर्ट होने चाहिए। कोई भी शब्द है, उस शब्द में प्रकृति और प्रत्यय क्या है, उसका अर्थ क्या है, इसके बारे में उनको जानना जरूरी है। फिर दूसरी जो बात आती है, शब्दों का अर्थ तो पता है, अब वाक्य का अर्थ का निर्धारण कैसे करें। और फिर ये बात भी जो है, वाक्य का अर्थ का निर्धारण, ये भी केवल संस्कृत भाषा तक सीमित नहीं है। कोई भी भाषा लीजिए आप, वाक्य के अर्थ के निर्धारण के लिए आपको आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि तीनों का उपयोग करने की आवश्यकता है। फिर उसका उपयोग कैसे करें, उसके लिए जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है, वहाँ कंप्यूटर साइंस आ जाएगा। परंतु विद्यार्थियों को पढ़ाने तक यदि हम सीमित हैं, तो हमारे शास्त्र में जो कहा गया है उतना यदि उनको अच्छी तरीके से हम बता सकते हैं, आकांक्षा कैसे व्यक्त की जाती है, सन्निधि न हो तो अर्थ का अनर्थ कैसे हो सकता है, और योग्यता यदि नहीं है तो वाक्य का अर्थ अभिधा से न लेते हुए कभी कभी फिर लक्षणा तक हमें जाना पड़ता है, क्योंकि अभिधार्थ जो है उसमें योग्यता नहीं है, परंतु लाक्षणिक अर्थ जो है उसके कारण वहाँ योग्यता आ सकती है और हम अर्थ उसका लगा सकते हैं। कंप्यूटर टूल्स बनाने की दृष्टि से हमें फिर उसमें ऑन्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखना होगा, द्रव्य गुण विभाग, जाति, संज्ञा, विविध अर्थ जो है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इन सब के बारे में हमें देखना होगा, उनको इम्प्लीमेंटेशन उनका कैसे करें। परंतु कॉन्सेप्चुअल दृष्टि से इन सब चीजों को भी समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। और यहाँ हमारे शास्त्र जो है, जब कंप्यूटेशनल इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो शास्त्र बहुत ही उपकारक हो जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में योग्यता के बारे में, आकांक्षा के बारे में, केवल मैं न्याय शास्त्र की यहाँ बात नहीं कर रही हूँ जहाँ आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि को बहुत डिटेल में बताया गया है, परंतु मीमांसा शास्त्र में भी यदि जाते हैं तो मीमांसा शास्त्र में एक एक यदि हम अधिकरण लेते हैं, प्रत्येक अधिकरण में हमें कुछ न कुछ क्लूज मिल जाते हैं जो बताते हैं कि योग्यता का हम योग्यता का निर्धारण कैसे करें। तो ये सब विविध बिंदु जो है वो हमारे सिलेबस में आने चाहिए, उनका अंतर्भाव होना चाहिए। अब मैं अभिधा, लक्षणा और व्यंजना पे आती हूँ। तो यहाँ पर जो अभी बात हुई, अभिधा एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ, अभिधार्थ हो सकते हैं, परंतु वहाँ एक प्रवृत्ति निमित्त है। उस प्रवृत्ति निमित्त को यदि हम समझते हैं तो आसानी से बाकी अर्थ कैसे आए ये समझ में आ जाता है। और जैसे अभी संपदानंद मिश्र जी ने संस्कृत भाषा का उदाहरण दिया, ऐसा ही प्रयोग हमने लगभग 10-15 वर्ष पहले अंग्रेजी के बारे में हमने शुरू किया था। उसका एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगी। जैसे
केस यह शब्द है अंग्रेजी का। अब इस केस शब्द को, इस केस के अर्थ यदि देखते हैं, एक अर्थ है मामला, दूसरा अर्थ है डिब्बा, जैसे ज्वेलरी केस। पिलो केस जो खोल होता है उसको भी केस कहते हैं यहाँ। ऑफ कोर्स पिलो केस में वो समस्त पद है। केस जो है अलमारी भी हो सकता है, जैसे ऑब्जेक्ट्स इन द म्यूजियम हैव बीन डिस्प्लेड इन बिग ग्लास केसेस। और अपर केस लोअर केस भी होता है। तो ये इतने सारे अलग अलग अर्थ कैसे हैं एक ही शब्द के? निश्चित रूप से इन अलग अलग शब्दों में कुछ न कुछ धागा है जो एक दूसरे को जोड़ता जाता है। तो क्या ये सब असंबद्ध अर्थ है क्या? तो इसका उत्तर पाने के लिए यदि हम इन वाक्यों को एक बार और देखते हैं और थोड़ा गहराई से सोचते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि ये सब अर्थ जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन अर्थों के बीच एक सूत्र है जो केस शब्द के मूल अर्थों को सभी में बुनाया हुआ है। तो हम दूसरा जो केस शब्द का डिब्बा अर्थ है उसको लेते हैं। वैसे ही सूटकेस, ब्रीफ केस, ऐसे भी अर्थ, ऐसे भी प्रयोग होते हैं, या स्पेक्टेकल केस। तो इन सब में एक तरीके से वो डिब्बा ही है, परंतु वो डिब्बा जो है जिस ऑब्जेक्ट को रखना है उस ऑब्जेक्ट को रखने के हिसाब से वो बना हुआ है। तो अब प्रश्न है कि अंग्रेजी में बॉक्स शब्द है, हम बॉक्स का उपयोग यहाँ ब्रीफ बॉक्स नहीं कहते, ब्रीफ केस ही कहते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो केस जो है वो विशेष प्रकार का डिब्बा है। बॉक्स सामान्य डिब्बा यदि कहते हैं तो केस को विशेष डिब्बा कह सकते हैं। तो केस में ये खासियत है कि जिस सामान के लिए वो होता है उसकी रूप और आकृति के अनुसार वो केस होता है, जैसे कोम केस, बैंगल केस, पेंसिल केस, सूट केस या स्पेक्टेकल केस, ये सब, या पिलो केस। तो ये सब जो है उस विशेष पदार्थ के लिए वो बने हुए हैं। और अलमारी जो है केस का जो दूसरा अर्थ है, तो म्यूजियम के सामान को सही रूप से प्रदर्शित करना है, इसलिए वहां ग्लास केस कहा गया है। तो ये केस जो है, मान लीजिए हम उसको विशेष प्रकार का डिब्बा कहते हैं। अब प्रश्न है केस का मामला अर्थ कैसे यहाँ फिट होगा? तो यहाँ जो केस है, एक्चुअली हम जब विशेष डिब्बा कह रहे हैं, एक तरीके से हम वर्गीकरण कर रहे हैं, और मामले में भी वर्गीकरण का ही भाव है। ये सिविल केस है, ये क्रिमिनल केस है, तो वो एक तरीके से वहाँ वर्गीकरण हो गया। और अपर केस और लोअर केस कैसे बना? तो यदि हम उन दिनों पे जब प्रिंटिंग प्रेस में उनको बड़े लेटर्स और छोटे लेटर्स की जरूरत पड़ती थी, वो बड़े जो है क्योंकि कम मात्रा में यूज होते हैं, उनका प्रयोग होता है, वो ऊपर वाले खाने में रखते थे और लोअर केस नीचे वाले खाने में, ताकि वो जो प्रिंट जो बना रहा है पूरा, उसको अलग अलग लेटर्स को चिपका रहा है, वो आसानी से उसको उठा के वहां लगाए। जो कंपोज कर रहा है वो आसानी से निकाल पाए उसको, इसलिए एक नीचे है, एक ऊपर है। अच्छा, ये जो चीजें हम लोअर केस अपर केस की बात जो हो रही है, इसके डिटेल्स यदि आप पुरानी डिक्शनरीज देखेंगे, वहाँ ये रेफरेंसेस मिलते हैं कि अपर केस और लोअर केस क्यों वहाँ कहा गया, इसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण वहाँ मिलता है डिक्शनरीज में। तो इस तरह से हम यदि देखते हैं तो एक अंतर्निहित सूत्र ऐसा मिलेगा कि केस क्या है? खोल है,
वो पेटी या बक्सा विशेष तरीके का विशेष पेटी या विशेष बक्सा है, जिससे हमें वर्गीकरण का अर्थ मिलता है, जिससे हमें मामला ये अर्थ भी मिल सकता है। तो इस तरह से यदि देखेंगे तो हम इसको शब्द सूत्र कह रहे हैं। शब्दों के अर्थों को सूत्र में ढालना, और इस सूत्र में ढालने के लिए हमने यहाँ प्रवृत्ति निमित्त जो है उसका उपयोग किया है। और संपदानंद मिश्र जी ने और आगे जाके ये कहा कि आप वर्णों को देखिए, उसमें वर्ण क्या आ रहे हैं, उसमें प्रकृति क्या है, तो एक तरीके से उसकी व्युत्पत्ति आप देख रहे हैं, और व्युत्पत्ति से उसका अर्थ निष्पादन करिए। तो ये यदि हम बचपन से विद्यार्थियों को इस तरीके से उनको तैयार करते हैं, तो आगे जाके उनको इस शब्द का ये अर्थ क्यों है उनको सोचना नहीं पड़ेगा, आसानी से वो खुद समझ जाएंगे, ओ ये संबंध है और इससे ये अर्थ आ रहा है। और वैसे ही लक्षणा के बारे में, व्यंजना के बारे में हमें उनको बताना होगा उदाहरणों के आधार पर। और ये केवल संस्कृत के लिए सीमित नहीं है, मैं बार बार ये कहना चाहती हूँ कि ये जो भी है केवल संस्कृत के लिए सीमित नहीं है। ये चीजें हम एज इट इज, जैसे मैंने अभी अंग्रेजी के लिए बताया, अंग्रेजी के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। डिस्कोर्स के बारे में अभी मोनाली है, वो बात करेगी इसके बारे में। उन्होंने जो काम किया है डिस्कोर्स लेवल पे, वहाँ एक ही बात मैं बताना चाहूंगी कि संगति जो है इनका और अधिक तरीके से अधिक अध्ययन होने की आवश्यकता है। इस संगति को हम मॉडल कैसे करें कंप्यूटेशनल दृष्टि से, और संगति का उपयोग विद्यार्थियों के लिए इसलिए जरूरी है ताकि वो जो भी विषय के बारे में लिखे वो एक सिस्टमैटिक ढंग से लिखे। ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ कॉपी कर लिया और वो लिखा है। उसमें सूत्रबद्धता होनी चाहिए। जो विषय प्रतिपादित किया जा रहा है उसमें एक नेचुरल आकांक्षा आनी चाहिए, और उस आकांक्षा पूर्ति होती जानी चाहिए। और उसमें फिर संगति का रोल क्या है, ये भी एक विषय सिलेबस में होना चाहिए, ये मेरा आशय है इसमें। और रस थ्योरी के बारे में तो मैंने संक्षेप में बताया ही था कि रस थ्योरी इम्पोर्टेंट क्यों है। अभी तक इसमें कंप्यूटेशनल दृष्टि से बहुत कम काम हो चुका है, परंतु यदि हम इंग्लिश और दूसरी भाषाओं के लिए आजकल जो कंप्यूटेशनल मॉडल्स बनते जा रहे हैं या जो टूल्स बनते जा रहे हैं, उनमें सेंटिमेंट एनालिसिस नाम की एक विशेष प्रक्रिया, जहां सेंटिमेंट एनालिसिस किया जाता है टेक्स्ट का, वो काम काफी तेजी से चल रहा है। और मुझे लगता है कि हमें यदि उसमें कुछ अच्छा करके हम दिखा सकते हैं, यदि हम भरत मुनि का जो रसशास्त्र है उसको विशेष करके विभाव अनुभव संचारी भावों को यदि हम अच्छी तरह से मॉडल कर सके, तो उससे स्थायी भाव हमें ऑटोमेटिक पता चलेगा। तो ये काम करने की आवश्यकता है। और मैंने रिकर्शन के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं कि भाषा में ये रिकर्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत मूलभूत कॉन्सेप्ट है, और वो बार बार अलग अलग विषयों में आएगा। अभी कुछ मेरी बात हो रही थी कैंसर स्पेशलिस्ट है, जो कैंसर के जो टिश्यूज है उनका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में वो बात कर रहे थे। तो वहाँ उन्होंने फ्रैक्टल ज्योमेट्री नाम का एक शब्द का उपयोग किया, और वो फ्रैक्टल ज्योमेट्री
कुछ नहीं, वो रिकर्शन ही है। और ये इस फ्रैक्टल ज्योमेट्री का उपयोग हमारे वास्तु तज्ञों ने, बहुत सारे जो खजुराहो में विशेष करके जो मंदिर है, एक ही स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होता है, और उसमें अ, उसमें डायमेंशंस चेंज होते जाते हैं उसके। सो यू गो ऑन रिपीटिंग द सेम एट डिफरेंट पॉइंट्स, और उससे वो स्ट्रक्चर जो बनता है वहाँ फ्रैक्टल ज्योमेट्री आती है। जो ये है वेल्स जो हमें गुजरात में मिले हैं, वहाँ भी फ्रैक्टल ज्योमेट्री मैंने देखी। और यही फ्रैक्टल ज्योमेट्री इन लोगों को ब्रेस्ट कैंसर में मिली है। टिश्यू जो है उनका ग्रोथ वैसे ही हो रहा है, और ये पूरा रिकर्शन के ऊपर आधारभूत है। और रिकर्शन का कॉन्सेप्ट इतना मूलभूत है भाषा में, जैसे पाणिनि ने उसको उपयोग किया है। पिंगला के छंद शास्त्र में यदि सूत्र देखते हैं, ल अर्धे स एके ग, वहाँ भी रिकर्शन का ही उपयोग हुआ है। ये एक मात्र मैंने उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सारे 4-5 उदाहरण वहाँ मिलते हैं छंद शास्त्र में जहाँ रिकर्शन का उपयोग किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, उनको बचपन से पढ़ाए जाने चाहिए, ताकि इनको वो देखें और केवल शास्त्र में नहीं, परंतु आर्किटेक्चर में, या चित्रकला है, इन सब में आपको ये सेम रिकर्शन वहाँ दिखाई देगा। तो उस दृष्टि से ये कॉन्सेप्ट बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जो बच्चों को बचपन से ही पढ़ाया जाना चाहिए। तो इतना कह के मैं अभी विराम देती हूँ मेरी वाणी को, और धन्यवाद।